कोंखिला गांव उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच दबा हुआ था। यहाँ का जीवन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था और ढलती शाम के साथ खामोश हो जाता था। माधव एक साधारण सा सीधा सादा आदमी है। वो रोजमर्रा जिंदगी जी रहा था। सुबह उठकर बैलों को चारा देना, कुएं से पानी खींचना और फिर खेतों की ओर निकल जाना। माधव बहुत अच्छा इंसान था और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने वाला इंसान था। गांव में कुल 40 घर थे, जहां हर कोई एक दूसरे को नाम से जानता था। दोपहर में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हुक्का पीना और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में रोटियां तोड़ना, यही उसकी जिंदगी थी। कोंखिला गांव में शांति थी, लेकिन वो शांति जो किसी तूफान के आने से पहले महसूस होती है। वो मंगलवार की शाम थी। माधव अपने खेतों से लौट रहा था। अचानक उसे लगा कि हवा का रुख बदल गया है। गांव के मुहाने पर बने पुराने डाकघर के पास उसने देखा कि रईस चाचा की दुकान बंद है। रईस चाचा जो पिछले 30 सालों में कभी बीमार भी नहीं पड़े थे और जिनकी दुकान रात के 9 बजे तक खुली रहती थी, आज सूरज डूबने से पहले ही गायब थे। माधव ने सोचा शायद उनकी तबीयत खराब होगी, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो उसने गौर किया कि गांव की गलियां कुछ ज्यादा ही सुनसान हैं। परिंदों का शोर जो शाम को आसमान चीर कर रख देता था, आज पूरी तरह गायब था। वो जैसे जैसे घर जा रहा था, उसको एक अजीब सा डर लग रहा था और जो भी उसको रास्ते में मिलता, वो लोग उससे कोई बात नहीं करते और चुपचाप चले जाते हैं। और माधव भी ये सोचकर परेशान था कि आखिर गांव के लोगों को क्या हो गया है। माधव जब घर पहुंचता है तो अपनी बीवी को ये सब बताता है। उसकी बीवी भी ये सब सुनकर शॉक हो जाती है, पर उसको भी इन सब का जवाब नहीं पता था। अगले दिन सुबह माधव जब कुएं पर गया तो वहां सन्नाटा था। आम तौर पर वहां औरतों की हंसी ठिठोली और बर्तनों की खनक होती थी। माधव ने पास के घर का दरवाजा खटखटाया। काकी, पानी भरने नहीं चलना क्या? माधव ने देखा कि अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वो अंदर गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहां आटा रखा है, जैसे अभी अभी इसको यहाँ पर कोई छोड़ कर गया है, लेकिन घर खाली था। न काकी थी, न उनका बेटा सोहन। वो घर से बाहर निकला और उसने गांव के बीचों बीच स्थित मंदिर का घंटा भी आज नहीं बजा। धीरे धीरे माधव को एहसास हुआ कि गांव से कुछ लोग अचानक से दिखना बंद हो गए हैं, पर सवाल यह था कि वह सब गए कहां। तब माधव के दिमाग में ख्याल आया, सब शहर गए होंगे, शादियों का सीजन है, शायद पास वाले गांव चले गए हों। वो अपने काम में जुट गया। उसने जानबूझकर अपने डर को दबा दिया। उसने खेतों में खूब मेहनत की ताकि थक कर सो जाए और दिमाग में उठ रहे सवालों को शांत कर सके। वो खुद से कहता रहा कि सब ठीक है, लेकिन जब दोपहर में उसने पंचायत घर की तरफ देखा तो वहां सन्नाटा देख उसके रोंगटे खदड़े हो गए। उसने सोचा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है, कल सब मिल जाएंगे। यह उसका मन था जो सच को देखने से इनकार कर रहा था। रात हुई। माधव के घर के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी की दीवार को कुरेद रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक उसे अपने आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। थोड़ी देर बाद वो आवाजें बंद हो गई। माधव को भी थोड़ा आराम मिला और वो जाकर सो गया। अगली सुबह जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी के घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर का सारा सामान वैसे का वैसा है, बस इंसान गायब है। माधव डर गया। उसने सोचा
कि शायद ये उसका काम है जिसकी आवाज रात में मुझे सुनाई दी थी। अब गांव में गिने चुने लोग ही बचे थे। शाम होते होते माधव ने देखा कि सड़क के किनारे रखे पत्थर अपने आप खिसक रहे हैं। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि गायब होने वाले लोगों के कपड़े गांव की झाड़ियों में फंसे हुए मिल रहे थे, जैसे उन्हें उनके कपड़ों से बाहर खींच लिया गया हो। चौथे दिन तक कोंगकिला गांव एक कब्रिस्तान बन चुका था। माधव अब अकेला था। उसकी बीवी भी गायब हो चुकी थी। न कोई कुत्ता भौंकता था, न कोई गाय की आवाज थी। रेडियो पर सिर्फ खर खर की आवाज आती थी। मोबाइल का सिग्नल पहले ही जा चुका था। उसने गांव से बाहर निकलने की कोशिश की। वो साइकिल लेकर मुख्य सड़क की ओर चला, लेकिन 2 घंटे पैडल मारने के बाद भी वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। गांव का रास्ता बदल रहा था। रास्ते कहीं नहीं जा रहे थे। कोंगकिला अब एक बंद घेरा बन चुका था जिसने माधव को अपने अंदर कैद कर लिया था। अकेलेपन और खौफ ने माधव के दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया। अब उसे दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। उसे लगने लगा कि गायब हुए लोग यहीं कहीं हैं, बस उसे दिखाई नहीं दे रहे। वो खुद से बातें करने लगा। तुम लोग कहाँ हो? बाहर आओ। वो पागलों की तरह हंसता और फिर अचानक रोने लगता। उसकी शक्ति खत्म हो रही थी। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा हो रही थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस अकेलेपन से बचने का रास्ता गायब हो जाना है। उजाला उसे बेचैन करने लगा था और वह लंबे समय तक बंद कमरों में सिमटा रहता। माधव के घर की छत पर भारी कदमों की आहट हुई। यह इंसान के कदम नहीं थे। घर के अंदर के आईने धुंधले पड्डे डीएच गए। माधव ने देखा कि आईने में उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और की काली परछाई दिख रही है। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी परछाई उससे अलग होने की कोशिश कर रही है। दीवारों से काली चिपचिपी राल टपकने लगी। डर अब उसके दिल की धड़कन बन चुका था। उसे हर कोने में हाथ दिखाई देते थे जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। माधव डर के मारे घर से बाहर निकला। माधव भागकर गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसे लगा कि सारी आवाजें वहीं से आ रही हैं। उसने कुएं के अंदर झांका। कुएं के तल में पानी नहीं था, बल्कि गायब हुए ग्रामीणों का एक ढेर था। लेकिन वे मरे नहीं थे। वे एक दूसरे में सिमटे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य धागे से सिले गए हों। उनकी आंखें माधव को देख रही थीं। तभी उसे समझ आया, कोंगकिला गांव कोई जगह नहीं थी, बल्कि एक जीवित शिकारी था। ये गांव इंसानों को नहीं खाता था, बल्कि उनकी मौजूदगी, उनकी यादों और उनकी आत्माओं को सोकर खुद को जिंदा रखता था। गांव की मिट्टी, दीवारें और पेड़ सब उसी अस्तित्व का हिस्सा थे। और अब माधव की बारी थी। सूरज उगने वाला था, लेकिन कोंगकिला में रोशनी नहीं हुई। माधव अपने घर के सामने वाले चबूतरे पर बैठा था। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा था। वो मुस्कुराया। उसने देखा कि सामने से एक नया मुसाफिर अपनी साइकिल पर गांव की ओर आ रहा है। मुसाफिर ने रुककर पूछा, भाई साहब, ये कोंगकिला गांव ही है ना? माधव ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ आ की आवाज निकली। वो मुसाफिर को चेतावनी देना चाहता था, पर वो सिर्फ हाथ हिला सका। मुसाफिर गांव के अंदर दाखिल हो गया। माधव का अस्तित्व पूरी तरह मिट चुका था। वो अब गांव की एक पुरानी याद का हिस्सा बन गया था। गांव फिर से शांत था, एक नए शिकार के इंतजार में। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक
हाइप जरूर कर दीजिएगा।